मीरा सुबह सुबह बगीचे की ओर जा रही होती है। अच्छा हुआ आज सुबह जल्दी उठ गई। बगीचे से लाल टमाटर ले आती हूँ। आज टमाटर की चटनी बनाऊंगी। घर में सबको बहुत पसंद है, तो आज सबके लिए उनकी पसंद की चटनी ही बनाती हूँ। मीरा कुछ देर में बगीचे में पहुंच जाती है और टमाटर देखने लगती है। तभी मीरा की नजर एक चमकते हुए लाल टमाटर पर जाती है। ये टमाटर कितना चमकदार है, बाकी टमाटर से अलग भी लग रहा है। मीरा उस टमाटर को देख ही रही होती है कि तभी अचानक से आवाज आती है। हाँ, मैं साधारण टमाटर नहीं हूँ, आओ मेरे पास। हे भगवान, ये कैसा जादू है। ये टमाटर तो बोल भी रहा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। नहीं, ये कोई सपना नहीं है, मैं बिल्कुल सच हूँ। और मैं साधारण टमाटर भी नहीं हूँ। मेरे पास एक अनोखी शक्ति है। कैसी शक्ति है? मेरे पास एक अनोखी शक्ति है जो तुम्हें ये बता सकती है कि गांव में कौन दुखी है और क्यों दुखी है। हर कोई अपने चेहरे पर एक झूठ का नकाब लेकर चलता है और उस नकाब के पीछे का सच मुझे पता है। अरे वाह, ये तो सच में अनोखी शक्ति है। इस शक्ति से तो हम गांव में किसी की भी मदद कर सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमें उसका दुख पता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, और मुझे तुम्हारा दुख भी पता है। नहीं नहीं, मुझे तो कोई दुख नहीं है। मीरा के ये कहते ही एक रोशनी निकलती है और मीरा के हाथों में गरम गरम रोटियां और खाना आ जाता है। इतना सारा खाना, और वो भी गरम गरम। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें भूख लग रही है ना, तो तुम अपने परिवार वालों के साथ आराम से खाना खा लो। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और खाने के साथ साथ जादुई टमाटर को भी लेकर वो घर चली जाती है। मीरा अपने परिवार के साथ बड़े ही चाव के साथ खाना खाती है। अब मीरा उस जादुई टमाटर की शक्तियों से गांव में लोगों की मदद करती है। ऐसे ही एक दिन मीरा अपनी पड़ोसन राधा से बात कर रही होती है। क्या हुआ राधा, आजकल तुम बहुत परेशान लगती हो। पहले तो मेरे घर भी आती रहती थी, लेकिन अब तो इतने दिनों से घर आई नहीं। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। आजकल समय नहीं मिलता है बाहर जाने का। राधा मुझसे झूठ बोल रही है। ये अपनी बेटी को याद कर रही है। अब मेरे पास एक जादुई टमाटर है और उस टमाटर की शक्ति से मैं अपने पड़ोसन को खुशी जरूर दे सकती हूँ। क्या हुआ मीरा, तुम कहाँ खो गई? अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हारी बेटी आने वाली है। क्या? मेरी बेटी आ रही है? लेकिन तुम्हें कैसे पता, और कब आ रही है? अरे आज ही आ रही है। वो क्या है ना, शंभू भैया के घर फोन आया था। तुम शायद घर में नहीं थी, इसीलिए मैंने ही बात कर ली। तो वो कह रही थी कि वो आज आएगी। अच्छा, मैं अभी जाकर उसके लिए पकवान बनाती हूँ। तुम्हें पता नहीं मीरा, मैं अपनी बेटी को कितना याद कर रही थी। तुमने ये बता दिया कि मेरी बेटी आने वाली है, ये खबर सुनकर ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। अरे बेटी घर आ रही है, ये खुशखबरी तो वैसे भी इतनी अच्छी है। अब इस खुशखबरी को सुनकर तो हर कोई खुश हो जाता है। मीरा बहन, मुझे घर में तैयारी करनी है, काफी कुछ बनाना भी है। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ये भी कोई कहने की बात है? तैयारी करो अच्छे से। राधा गुनगुनाते हुए काम करने लगती है। राधा को इतना खुश देखकर मीरा को भी काफी खुशी होती है और मीरा घर आकर टमाटर से कहती है, जादुई टमाटर, मेरी पड़ोसन राधा का अकेलापन मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए तुम उसकी बेटी को यहाँ बुला लो। मैंने राधा की बेटी के ऊपर अपना जादू चला दिया है। वो रास्ते में ही है, आने वाली होगी अब तो घर पे। राधा का उसकी बेटी के सिवा इस दुनिया में तो कोई है नहीं, और बेटी की शादी के बाद वो बस उसे याद ही करती रहती है। ऐसे ही हर 2-4 महीने में अगर उसकी बेटी मिलने आती रहे तो राधा भी अपनी जिंदगी खुशी से बिता पाएगी। लोगों में खुशियां बांटने का काम ही है मेरा, और तुम लोगों का दुख मुझ तक पहुंचाती हो। तभी तो हम दोनों मिलकर लोगों का दुख दूर करते हैं। गांव में हर किसी का दुख दूर हो रहा था, सब खुश रहने लगते हैं। हे भगवान, मेरे पास बस एक बकरी ही तो थी, वो भी चोरी हो गई। अब मेरा क्या होगा? पता नहीं किस कमबख्त ने मेरी बकरी को चुरा लिया। मैं कहाँ से लाऊं अपनी बकरी वापस? हरिया वहीं उदास बैठकर रो रहा होता है। जादुई टमाटर, हरिया काका की बकरी को वापस लाओ। मीरा के कहने से टमाटर एक रोशनी प्रकट करता है और हरिया की बकरी मीरा के हाथ में आ जाती है। मीरा बकरी को लेकर हरिया के पास जाती है। अरे काका, ये रही आपकी बकरी, घूमते घूमते दूसरे गांव में चली गई थी। मेरी मुन्नी वापस आ गई। मीरा बहू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत घबरा गया था। कोई बात नहीं काका, अब कोई घबराने की बात नहीं है। अब तो बकरी भी मिल गई। हाँ, चल मुन्नी, हम घर चलते हैं। हरिया अपनी बकरी के साथ घर चला जाता है। सबकी परेशानी दुख दूर हो रहा था।
इसीलिए गांव में भी सब लोग एक दूसरे से प्यार से रहने लगे थे। अरे गांव वालों, आज हमारे घर पर दावत है, इसलिए सबको आना होगा। आज दावत किस बात की है सरोज बहन? अब भगवान की कृपा कह लो या कोई जादुई फरिश्ता, हमारे घर की सब परेशानी दुख सब खत्म हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि अपनी खुशी अपने गांव वालों के साथ बांटें। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी पहले बहुत चिंता थी अपने बेटे की तबीयत को लेकर, लेकिन अब वो ठीक हो गया। सच में ऐसा लगता है हमारे गांव में कोई फरिश्ता आ गया है, सबके दुख हर रहा है। जो कुछ भी हो, मैं तो बहुत खुश हूँ। इसीलिए भाई साहब आपको आना है अपने पूरे परिवार के साथ। जी, हम बिल्कुल आएंगे। हर तरफ खुशहाली, किसी के मन में किसी को भी लेकर कोई मनमुटाव नहीं। सब मिलजुल कर अब प्यार से रह रहे थे। अपने गांव को इतना खुश देखकर मीरा भी काफी खुश होती है। जब से तुम हमारे गांव में आए हो, सब बहुत खुश हैं। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मीरा और टमाटर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मीरा की पड़ोसन राधा भागते हुए मीरा के घर आती है। अरे मीरा, वो अरे राधा, क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? कहाँ से भागते हुए आ रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? तुम पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या। गुलशन भाई साहब अपने छत की मरम्मत कर रहे थे और अचानक से उनका पैर फिसल गया। वो छत से गिर गया, उनका पैर टूट गया और शरीर पर काफी चोट आई है। हे भगवान, ये तो सच में बहुत गलत हो गया। चलो चलो चलते हैं। मीरा, राधा और जादुई टमाटर के साथ गुलशन के घर जाती है। वहाँ गांव के और भी कई लोग होते हैं। गुलशन दर्द से कराह रहा होता है। डॉक्टर साहब, इनका पैर कब तक ठीक होगा और शरीर की चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है ना? देखिए, इन्हें काफी चोट लगी है और पैर भी टूट गया है। मैं आज कच्चा प्लास्टर कर रहा हूँ, 2 दिन बाद पक्का प्लास्टर करने आऊंगा। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, मैं तो इनका इलाज कर रहा हूँ। अब इनका खान पान और आत्मविश्वास ही इन्हें ठीक करेगा। चोट काफी आई है, 3 महीने तक ये अपने दोनों पैरों पर चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये आराम करें तो और पैर पर ज्यादा जोर न डालें तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। पता नहीं भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। कल तक तो सब ठीक था और आज अचानक गुलशन भाई का पैर टूट गया। सब लोग अपने घर जाने लगते हैं। मीरा गुलशन के पास जाती है। गुलशन भैया, आप चिंता मत कीजिए, आपका पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। आप बस डॉक्टर की दवाई खाते रहना और धीरे धीरे चलने की कोशिश भी करना। मुझे पूरा यकीन है आपका पैर ठीक हो जाएगा। मीरा बहन, तुमने शायद डॉक्टर साहब की बात नहीं सुनी है। 3 महीने लग जाएंगे मेरा पैर ठीक होने में। अब पता नहीं कैसे सब होगा। इतना सब काम था, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस, सब कैसे होगा? सब कुछ अच्छे से होगा, आप बस चिंता मत कीजिए। भगवान है, वो सब देख रहे हैं। भगवान किसी को भी ऐसे परेशानी और दुख में नहीं छोड़ते हैं। सब लोग अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद जादुई टमाटर का जादू चल जाता है और गुलशन का टूटा हुआ पैर भी ठीक हो जाता है। बस शरीर पर कुछ चोट रहती है। अगली सुबह गुलशन उठने की कोशिश करता है तो वो आराम से उठ जाता है। अरे अरे, ये क्या? कल तक तो मेरी जान निकल रही थी, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गांव वालों! गुलशन तुरंत अपने घर से बाहर निकलता है और गांव वालों को आवाज लगाने लगता है। सब लोग वहां आ जाते हैं। गुलशन आराम से अपने पैरों पर चलकर सबको दिखाने लगता है। अरे गुलशन, तुम्हारा पैर टूटा हुआ है, तुम क्यों दबाव दे रहे हो? कहीं बात बिगड़ गई तो और दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें आराम करना चाहिए। अरे मेरा पैर बिल्कुल ठीक है और मेरे शरीर पर लगी चोट भी देखो ठीक हो गई है। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। भाई साहब, आपने दवाई खाई थी इसीलिए दर्द पता नहीं चल रहा होगा, वरना एक रात में कोई जादू तो हो नहीं जाएगा ना। अरे जादू ही हुआ है, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। किसी को यकीन नहीं होता। सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं और वापस से चेक करवाते हैं। गुलशन बिल्कुल ठीक था। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये तो वाकई में कोई जादू हो गया। कल तक गुलशन भाई की हालत इतनी खराब थी कि वो खुद से एक गिलास पानी तक नहीं ले सकते। 3 महीनों तक इन्हें आराम करना पड़ता और आज सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। सच में जादू होते हैं, तभी तो भगवान अपने लोगों को परेशानी में नहीं छोड़ते। भगवान भी जानते हैं कि गुलशन ही एक अकेला है अपने परिवार में कमाने वाला। उसकी ऐसी हालत के बाद पता नहीं क्या होता, तभी तो अब वो बिल्कुल ठीक हो गया। अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये सब कैसे हो रहा है, कौन हो रहा है। लेकिन जो कुछ भी है, मैं सच में उसका शुक्रगुजार हूँ। आज जो खुशी मुझे और मेरे परिवार को मिली है वो कभी नहीं मिलती। गुलशन को तंदुरुस्त देखकर गांव के लोग एक बार वापस खुश हो जाते हैं। मीरा तुरंत घर जाती है और जादुई टमाटर से बात करने लगती है। लेकिन जादुई टमाटर से मीरा को बात करते हुए गांव का आदमी संतोष देख लेता है और उसे जादुई टमाटर की शक्ति के बारे में पता चल जाता है। अच्छा,
तो ये है राज हमारे गांव की खुशी का। अगर इस टमाटर के पास इतनी सारी शक्ति है कि वो किसी का भी दुख जान लेता है और उसके दुखों को खुशियों में बदल देता है, इसकी शक्ति अगर मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा और मेरे पास पैसे और ताकत दोनों होंगी। संतोष के मन में लालच आ जाता है और वो जादुई टमाटर को चुराने का प्लान बनाता है। रात में सबके सोने के बाद संतोष चुपके से मीरा के घर में जाता है और जादुई टमाटर को चुराकर घर के बाहर आता है। तो यही है वो जादुई लाल टमाटर। अब मैं इसकी शक्तियों से अपने सारे शौक पूरे करूंगा। संतोष जैसे जादुई टमाटर का इस्तेमाल करता है कि अचानक से वो एक चमकता हुआ पत्थर बन जाता है। मीरा की भी आंख खुलती है, उसकी नजर चमकते हुए पत्थर पर जाती है और वो सब कुछ समझ जाती है। ये जादुई लाल टमाटर अपनी रक्षा करना भी जानता है, तभी तो कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता और गलत इस्तेमाल करने वाले को यही मिलता है। संतोष के बारे में गांव में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता और वापस से गांव में वही खुशी की लहर चलने लगती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू शक्ति में नहीं बल्कि नीयत और दया में होती है। बहू कम खाया कर। अंजलि एक गरीब घराने से होती है। उसकी शादी अमीर लड़के ऋषभ से होती है। अमीर घराने में जाने के बाद अंजलि को रोजाना अपनी पसंद के पकवान खाने मिलते हैं। अरे वाह, आज तो मानो मेरी लॉटरी ही लग गई है। ये आलू के सालन, छोले भटूरे, सूजी का हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पनीर, बटर नान, उफ, इन सबको देखकर तो मेरे मुंह में पानी नहीं, पानी की बाढ़ आ रही है, बाढ़। अंजलि उस खाने पर टूट पड़ती है और झट से सारे पकवान सफा चट कर देती है। तभी वहां उसकी सास सुमित्रा आती है और वो मुंह बनाते हुए अपने आप से कहती है, कैसी लड़की है ये, छी, देखो तो कैसे पागलों की तरह खाना खा रही है। पता नहीं हमारे लल्ला को इसमें क्या दिखा जो उसने इस गरीब और बेवकूफ लड़की से शादी कर ली। हाँ, अरे माँ जी, आप आइए ना, आप भी खाइए। कितनी बेवकूफ हो तुम। अरे सारा खाना चाट गई किसी जंगली बिल्ली की तरह और खाना खत्म होने पर मुझसे कह रही हो आइए खाइए, बेशरम कहेगी। हाँ, लेकिन माँ जी वो, चुप रहो तुम अब अपने ससुराल में आई हो और ये कोई ऐसा वैसा ससुराल नहीं है, काफी उसूलों वाला अमीर ससुराल है, तो यहाँ ढंग से रहो। ये तुम्हारे गांव के मैदान नहीं है जो हर वक्त इधर से उधर भागती फिरती रहोगी पागलों की तरह। ठीक है माँ जी, समझ गई। पहले पहले तो सुमित्रा अंजलि का बेहिसाब खाना नजरअंदाज करती है, लेकिन बाद में वो देखती है कि अंजलि दिन रात हर 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ ठूसती ही रहती। अभी 1 घंटे पहले तो इसने 10 के 10 समोसे खाए थे, वो भी तीखी चटनी के साथ, और अभी ये यहाँ बैठकर जलेबियां और आइसक्रीम ठूस रही है। अरे ओ बहू, ये सब क्या नाटक है तुम्हारा? नाटक कहाँ है माँ जी, मैं तो सच में खाना खा रही हूँ। नाटक में तो नकली खाना होता है, ये तो असली खाना है। ओफो, तुम बचपन में सिर के बल गिरी थी क्या कहीं? नहीं तो तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई प्रॉब्लम है। अरे अभी 1 घंटे पहले तुमने इतने सारे समोसे खाए थे और अभी वापस ये आइसक्रीम और जलेबियां खा रही हो तुम। थोड़ा कम खाया करो ना, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। माँ जी, मैं कम ही तो खा रही हूँ, कहाँ इतना ज्यादा खा रही हूँ। इसे कम खाना कहते हैं क्या? ज्यादा उल्टे जवाब मत दो मुझे, वरना मैं ही तुम्हें उल्टा टांग कर पीटूंगी। माना कि तुम गरीब हो, तुमने अपनी जिंदगी में इतना सारा खाना कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम एक साथ ही अपनी पूरी जिंदगी की कसर पूरी कर दो। अरे धीरे धीरे खाओ ना। ठीक है माँ जी। सुमित्रा के समझाने के बावजूद भी अंजलि पर कोई असर नहीं पड़ता। वो रोजाना घर के नौकरों से कहकर अपनी पसंद का सारा खाना बनवाती है और दिन रात बस कुछ ना कुछ खाती ही रहती है। सुमित्रा तो अपनी बहू के खाने से 4 दिन में ही परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये कौन सी जंगली बहू उठा लाया है मेरा बेटा। अरे बहू, सुबह से लेकर अभी तक तू 10 से 12 बार अलग अलग पकवान खा चुकी है। तुझे कुछ अक्ल वक्कल है या नहीं? बहू, थोड़ा कम खाया कर। ऐसे बेहिसाब खाते रहेगी तो जल्दी ही तेरा वजन बढ़ेगा और तू मोटी हो जाएगी। माँ जी, आप मेरे खाने पीने पर टोका मत कीजिए। माना कि आप मेरी सास हो, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ और मैं चाहे कुछ भी खाऊं पीऊं, वो मेरी मर्जी, मेरा मुंह।
आप अपने काम से काम रखिए। हाँ, नालायक कलमुही कही की। अंजलि के नॉन स्टॉप खाने के कारण वो 2 हफ्तों में ही मोटी हो जाती है और जब उसकी मुंह दिखाई के समय सुमित्रा की सहेलियां घर आती हैं तभी अरे सुमित्रा, तुम्हारी बहू 15 दिनों में गोलगप्पे की तरह कैसे हो गई? हाँ हाँ, शादी के समय तो इसके गाल अंदर थे, अब बाहर आ गए हैं। कितनी मोटी हो गई है तेरी बहू सुमित्रा। हमारी बहुएं तो अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, जिम जाती हैं और डाइट भी करती हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद बस चेहरा निखर आया है इसका। अरे तू हमसे मत छुपा, साफ साफ दिख रहा है सब। अंजलि के कारण सुमित्रा का मजाक बन जाता है। सबके जाने के बाद देखा अंजलि बहू, तुम्हारे कारण मुझे सबके ताने सुनने पड़े, सबने मेरा मजाक बनाया। अरे अभी तो सुधर जाओ और कम खाओ, खा खा कर फूल जाओ कि गुब्बारे की तरह एक दिन। हाँ तो फूलने दो, इंसान जीता किसके लिए है? खाने के लिए। मैं जब गरीब थी तब मैंने बहुत डाइट कर ली और अब अमीर घर की बहू बन चुकी हूँ, इसलिए अब मैं जितना चाहे उतना खाऊंगी और किसी के पिताजी से नहीं डरूंगी। इतना कहकर अंजलि 2 पिज्जा एक झटके में ही खा जाती है और ये देख सुमित्रा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, मेरे भाग्य में ही ऐसी बहू लिखी थी क्या? अब गुजरते समय के साथ अंजलि मोटी होती जाती है और ये देखकर ऋषभ उससे कहता है, देखो अंजलि, तुम्हें तुम्हारे सारे कपड़े टाइट हो रहे हैं। अरे अभी तो कम खाओ, तुम पहले कितनी खूबसूरत थी और अब देखो कितनी मोटी हो चुकी हो। बस ऋषभ जी बस, मैं अच्छी तरह समझती हूँ आपको मेरे खाने पीने से दिक्कत होने लगी है ना अभी। मैंने वैसे नहीं कहा अंजलि। मैं सब कुछ समझ रही हूँ, मुझे बेवकूफ समझने की भूल मत कीजिए। अंजलि, तुम्हारे मोटापे के कारण एक दिन तुम्हें ही सबसे ज्यादा पछतावा होगा। हमारा क्या है, हमारा काम है तुम्हारा भला सोचना, लेकिन जब तुम्हें खुद को ही अपना नुकसान करवाना है तो हमारा बोलकर भी क्या फायदा। हाँ, करो जो करना है। अंजलि का हमेशा से सपना था कि वो एक फैशन मॉडल बने। वो अखबार में इश्तिहार पढ़ती है, बेस्ट सुपर मॉडल ऑफ द ईयर, ये कंपटीशन तो मैं ही जीत कर रहूंगी, लेकिन इस मोटे शरीर के साथ मैं कैसे जाऊंगी कंपटीशन में? इसलिए कह रही हूँ कि कम खाया कर। अरे बहू, मोटा होने के बाद तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही है, खुद को तो देख पाती नहीं है आईने में ठीक से। माँ जी, अब फिर से शुरू मत होइए, मुझे किसी बात का गम नहीं। अगर मेरा फैशन मॉडल बनने का सपना टूटता है तो टूट जाए, लेकिन मैं तो जी भर कर खाऊंगी और खाती रहूंगी। अंजलि अब और ज्यादा मोटी हो जाती है और एक दिन जब ऋषभ अपने किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जा ही रहा होता है कि तभी अंजलि का पैर फिसल जाता है और वो सीधे ऋषभ के बदन पर गिर जाती है। मर गया मैं। अरे बाप रे, बहू बहू उठो बहू, तुम्हारे 100 किलो के वजन से मेरा बेटा मर जाएगा। माँ जी, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, नौकरों को बुलाइए, जल्दी बुलाइए, वरना आज मैं विधवा हो जाऊंगी। सुमित्रा जल्दी से नौकरों को बुलाती है और आदमी अंजलि को उठाते हैं, लेकिन उसे उठाने के बाद भी ऋषभ बेहोश पड़ा रहता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। पूरे 24 घंटों बाद वो ठीक होकर घर आता है। देखा बहू, तुम्हारे कारण मेरे बेटे का ये हाल हुआ, तुम्हारे मोटे शरीर की वजह से। कल मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उस मीटिंग से हमारा बिजनेस और ज्यादा ऊंचाइयां छूता, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण ही मेरा ये हाल हो गया। अंजलि को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो समझ जाती है कि ज्यादा खाना खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हानिकारक है। माँ जी, आप सही कह रही हो, ज्यादा खाना खाने के कारण मैं मोटी हो चुकी हूँ। पहले मैं सारे काम आसानी से झट से कर लेती थी, लेकिन अब इस मोटापे के कारण मुझे जल्दी थकावट हो जाती है। पहला माला चढ़कर ही मैं हांफने लगती हूँ और तो और मोटे शरीर के कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पाती। मोटा होने के कारण मुझे खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी तकलीफें हो रही हैं, और इसलिए मैं आज से आप दोनों से वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कम खाना खाया करूंगी।
हाँ अंजलि, हर एक चीज हद से ज्यादा की जाए तो वो हानिकारक ही होती है, फिर चाहे वो खाना हो या कुछ और। हाँ ऋषभ जी, माफ कर दीजिएगा आप दोनों मुझे। सुमित्रा और ऋषभ अंजलि को माफ कर देते हैं और उसके बाद अंजलि कम मात्रा में खाना खाने लगती है और कुछ ही महीनों में पतली भी हो जाती है। फिर सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं।